नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। बात राष्ट्रपति चुनाव की हो रही है, तो इस कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं देश के पूर्व राष्ट्रपतियों के जीवन सफर पर हमारी खास पेशकश, हमारे राष्ट्रपति। शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। वो लगातार इस पद पर 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। आज के बिहार में जीरादेई अभी भी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग शान से अपने सपूत को याद करते हैं, जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया है। गांव के इस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। पिता बाबू महादेव प्रसाद खुद भी बड़े विद्वान थे, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद को पर्शियन, उर्दू, हिंदी और अंकगणित पढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के मौलवी जी को सौंपी गई। इसके बाद छपरा में पढ़ाई। शुरुआत में शिक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। 97 साल पहले के भारत में ये डिग्री कुछ लोगों के पास ही होती थी। वकालत शुरू कर दी, लेकिन उन दिनों देश दीवाना था महात्मा गांधी का, जो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़े हुए थे। राजेंद्र बाबू ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। 1934 आते आते वो मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 5 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो एक बार फिर पार्टी ने राजेंद्र बाबू को कमान सौंपी। लेकिन देश के इतिहास में 2 अवसर आजादी से पहले ऐसे भी आए थे जब राजेंद्र बाबू ने अपनी भूमिका साबित की थी। 1946 में जब यह तय हो गया कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और जिन 12 मंत्रियों ने अंतरिम सरकार में शपथ ली, उनमें राजेंद्र बाबू भी थे। उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये वो दौर था जब देश के अगले रूप रंग की तैयारी शुरू हो गई थी। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। इसके बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। चुनाव तो हुए नहीं थे, लिहाजा देश को एक राष्ट्रपति भी चाहिए था और एक बार फिर जरूरत महसूस हुई राजेंद्र बाबू की। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से उन्हें भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। यही नहीं, 1957 में उन्हें एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र बाबू देश के इस शिखर पद का मान बढ़ाते रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई दूसरा कभी तोड़ पाए। जब वो राष्ट्रपति पद पर थे, तो साल में करीब 6 महीने वो देश का सफर रेल से करते थे। उनकी खास रेल छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी और वो आम आदमी से बतियाया करते थे। क्या आज आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? राष्ट्रपति के तौर पर 12 साल तक काम करने के बाद राजेंद्र बाबू ने खुद राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने तय किया कि वो पटना में रहेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका विदाई भाषण हुआ। इस समारोह में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। देश तो क्या, दुनिया में भी इस तरह का कहीं उदाहरण नहीं मिलता। उसके लिए आप चाहे बधाई दीजिए या जो चाहे कीजिए, पर जितने त्रुटियां हुई हैं उन सबको क्षमा भी कीजिए।
उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे ऐसे शख्स थे जो देश के शीर्ष पद पर आसीन हुए। 1933 से 1937 तक वो लगातार 5 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए। डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म जयंती 5 सितंबर देश भर में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाई जाती है। तिरुतणी में 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन ने इस घर में पहली बार आंखें खोली थी। उन दिनों यह मद्रास प्रांत का हिस्सा था। तिरुतणी में ही शुरुआती पढ़ाई के बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने बतौर प्रोफेसर कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। In July 1918, Professor Radhakrishnan was appointed my colleague as Professor of Philosophy. And it was a very great acquisition to the Philosophy Department of Mysore University. Professor Radhakrishnan was not merely a distinguished writer on philosophy, but he was a great teacher as well. 1931 में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1949 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब लौटे तो सारे देश ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वो इस पद पर रहे। इस दौरान संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा ने जन्म लिया। 10 साल तक वो राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। That I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान सिर्फ भारत में ही संभव है। इसी वजह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दो बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। And devote the few years left to me to their service. दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उन्नीस 1967 में जब वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी से मुक्त हुए तो आम आदमी की तरह रेल में बैठकर अपने गांव लौट गए। उनकी विदाई के मौके पर हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। सत्रह अप्रैल 1975 को उन्होंने बीमारी की वजह से हमेशा के लिए विदा ली। My whole attempt in my pretty long life, in my writings, and speeches and works, was to promote the unity of the world on the basis of mind and spirit. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले तीसरे राजनीतिज्ञ रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन।
13 मई 1967 को वो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 3 मई 1969 को उनका निधन हो गया। हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को जन्मे जाकिर हुसैन सिर्फ 8 साल के थे तो पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। जवान हो रहे जाकिर जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तो आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा गांधी की टोली में शामिल हो गए। वो जब सिर्फ 29 बरस के थे तो जामिया मिलिया के वाइस चांसलर बने। गांधी जी ने उन्हें देश में बुनियादी शिक्षा के ढांचे को दुरुस्त करने का काम सौंपा। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति के तौर पर उन्होंने शानदार काम किया। डॉक्टर हुसैन ने देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर असर डालने वाली अनेक किताबें लिखीं। उनकी प्रतिभा को देश ने पहचान लिया था। 1952 से 57 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 साल वो बिहार के राज्यपाल रहे। 1962 में वो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। अगले ही साल वो भारत रत्न का सम्मान पा चुके थे। 13 मई 1967 को वे देश के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। I pledge my loyalty to my country, irrespective of region or language. I pledge myself to work for its strength and progress. The whole of Bharat is my home, and the people are my family. राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन शानदार पारी खेल रहे थे। देश को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। अचानक डॉक्टर हुसैन उस सफर पर चले गए जहां से लौटकर कोई नहीं आता। सिर्फ 2 साल के कार्यकाल में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश और दुनिया को अपने ज्ञान और कौशल से सम्मोहित कर लिया था। रुखसत ए बागबान के टुक देख लें चमन, जाते हैं वहां जहां से फिर आया न जाएगा। 1969 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने। एक मजदूर नेता से राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर बेहतरीन रहा। उनका राष्ट्रपति बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे पहले उन्होंने करीब 2 साल उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला। वराहगिरी वेंकटेश्वर का जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के बरहामपुर जिले में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यहीं से पूरी की। 1913 में वो कानून की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन गए। इसी साल उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। वो समझ गए कि आजादी की लड़ाई कानून की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो भारत वापस आ गए और मजदूर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। मजदूर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते वीवी गिरी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1926 और 1942 में वो 2 बार भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वीवी गिरी ने 1937 और 1946 2 बार मद्रास प्रेसिडेंट में श्रम और उद्योग मंत्रालय संभाला। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। आजादी के बाद वीवी गिरी को श्रीलंका में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 1952 में उन्हें पहली लोकसभा के लिए चुना गया। 1952 से 1954 तक उन्होंने श्रम मंत्रालय संभाला। 1957 से 1967 के दौरान वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर में राज्यपाल रहे। 1967 में वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए।
3 मई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मुकाबला हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के सदस्यों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया था। रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी 50.2% वोट पाकर देश के चौथे राष्ट्रपति बने। 1974 तक वो इस पद पर रहे। That I will faithfully execute the office of President of India. That I will faithfully execute the office of the President of India. And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. उन्नीस 1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 1980 में चेन्नई में उनका निधन हो गया। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। वो एक ऐसे सफल राजनेता थे जिन्होंने भारतीय जनमानस पर राजनीतिक जीवन की छाप छोड़ी। वो हमेशा शोषण के प्रति आवाज उठाने के लिए तत्पर रहते थे और अपने लक्ष्यों के प्रति बेहद गंभीर व्यक्ति थे। दिल्ली में 13 मई 1905 को जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद का परिवार असम का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के गोंडा और बाद में दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लाहौर में वकालत शुरू कर दी। इन्हीं दिनों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए। ये 1928 का साल था। दोनों बड़े नेताओं ने उन्हें अपने राज्य असम लौटने की सलाह दी। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद असम में आजादी के आंदोलन का बिगुल बजा रहे थे। कई साल उन्होंने जेल में भी काटे। असम की संस्कृति फखरुद्दीन अली अहमद के भीतर रची बसी थी। 1935 और आजादी के बाद 1957 में वो असम विधानसभा के लिए चुने गए। राज्य सरकार के अनेक विभागों के वो मंत्री रहे। जब देश आजाद हुआ तो वो असम के एडवोकेट जनरल थे। राज्यसभा के गठन के बाद अगले ही साल वो इस सदन के लिए चुने गए। 13 साल बाद यानी 1966 में वो फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि और खाद्य मंत्री के तौर पर देश की बुनियादी नीतियों को आगे बढ़ाया। खेलों में उनकी काफी दिलचस्पी थी। वो फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस के शौकीन थे। 1972 में वो भारतीय लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस ने 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उस समय वो असम के बारपेटा से लोकसभा के लिए चुने गए थे और केंद्रीय मंत्री थे। चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल घटनाओं से भरपूर था और चल ही रहा था कि 11 फरवरी 1977 को उनका देहांत हो गया। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हुए पहली बार असफलता मिली, लेकिन दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर वो देश के 6ठे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, वो भी निर्विरोध। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि अच्छे कवि, अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में थी।
नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के इल्लूरू जिले के एक किसान परिवार में हुआ। 1929 में महात्मा गांधी के अनंतपुर दौरे ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद 1931 में उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। महज 25 साल की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया। 1940 से 1945 के बीच ज्यादातर समय उन्होंने जेल में गुजारा। 1946 में वो मद्रास असेंबली के लिए चुने गए। 1947 में वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने। 1951 में उन्होंने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। इसके बाद 1956 और 1962 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1959 से 1962 के बीच वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1964 में वो लाल बहादुर शास्त्री सरकार में स्टील और खनन मामलों के मंत्री बनाए गए। इसी साल नवंबर में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। जनवरी 1966 से मार्च 1967 के बीच वो इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री भी रहे। 1967 में वो लोकसभा के लिए चुने गए और सदन के स्पीकर बनाए गए। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के देहांत के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन वीवी गिरी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। 1975 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के नांदयाल से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता और फिर से स्पीकर बनाए गए। जुलाई 1977 में उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया और इस बार वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए। अपना कार्यकाल पूरा कर वो अपने गांव इल्लूरू में जाकर बस गए। 1 जून 1996 को 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ज्ञानी ज़ैल सिंह देश के 7वें राष्ट्रपति थे। इस पद पर पहुंचने से पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो एक ऐसे नेता थे जो जमीनी स्तर से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। पांच मई 1916 को पंजाब के एक छोटे से गांव सांदवान में ज्ञानी ज़ैल सिंह का जन्म हुआ। तब ये इलाका फरीदकोट रियासत का हिस्सा था। मां का साया बचपन में ही छिन गया। इस वजह से पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन सिख धर्म की शिक्षाओं के बारे में वो काफी संवेदनशील थे। शायद इसी कारण बिना मैट्रिक पास किए सिख मिशनरी कॉलेज में उनका दाखिला हो गया। यहीं से उन्हें ज्ञानी की उपाधि मिली, जो बाद में उनके साथ जीवन भर जुड़ी रही। जब ज्ञानी जी नौजवान थे तो आजादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए। फरीदकोट में पहले प्रजामंडल और फिर कांग्रेस की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नाते रियासती पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। 1949 में उन्होंने पंजाब के राजस्व मंत्री और 1951 में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1955 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1980 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला। 2 साल बाद वो भारत के नए राष्ट्रपति थे। I, ज़ैल सिंह, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law. preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. स्वभाव से ज्ञानी जी हंसमुख और संवेदनशील थे। आम आदमी की समस्याएं उन्हें हमेशा परेशान करती थीं।
यात्राओं के दौरान लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था। कुछ अपवादों को छोड़कर उनका कार्यकाल शानदार रहा। 29 नवंबर 1994 को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने इस दुनिया से विदाई ले ली। आर वेंकटरमन का नाम भारत के उन राष्ट्रपतियों में से एक है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो कानून के गहरे जानकार थे और देश की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। उस दौर में भारत की राजनीति काफी उथल पुथल वाली रही, लेकिन आर वेंकटरमन ने पद की गरिमा पर कभी आंच नहीं आने दी। आजादी के आंदोलन से निकले आर वेंकटरमन उन लोगों में से थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कानून की पढ़ाई इसमें बहुत काम आई। पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उनकी राजनीतिक पारी लगातार आगे बढ़ती रही। केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के तौर पर उनके फैसले पक्के होते थे और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। 1980 से 90 के बीच भारतीय राजनीति में 1980 का दशक एक बार फिर अस्थिरता और उथल पुथल वाला था। ऐसे में 22 अगस्त 1984 को वो देश के उपराष्ट्रपति बने। करीब 25 महीने वो इस पद पर रहे। इस दौरान राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समान आदर पाया। उनकी व्यवस्थाओं की कभी भी आलोचना नहीं हुई। 25 जुलाई 1987 को वो देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। उनका ये कार्यकाल इस मायने में अनूठा था कि देश ने 5 साल में 4 प्रधानमंत्री देखे। इनमें 3 को शपथ आर वेंकटरमन ने ही दिलाई थी। आर वेंकटरमन की ये पारी बेदाग और गरिमावान रही। अनेक किताबों के लेखक आर वेंकटरमन राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद भी सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे। 27 जनवरी 2009 को 98 साल की उम्र में आर वेंकटरमन का निधन हो गया। एक शिक्षा शास्त्री और कानून के जानकार के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पूरी दुनिया में धाक थी। आजादी की लड़ाई में उन्होंने अहम योगदान दिया। संविधान सभा की पहली बैठक के 50 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का गौरव भी उन्हें ही हासिल हुआ। भोपाल के जाने माने वैद्य खुशीराम शर्मा के घर 19 अगस्त 1918 को जब शंकर दयाल ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो देश की सेवा में अपना जीवन होम कर देंगे। खानदानी पेशा न अपनाते हुए शंकर दयाल ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में पढ़ाई की। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कानून पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही कानून के प्रोफेसर रहे। लेकिन 40 के दशक में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। आजादी के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तो 15 साल तक विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1971 में वो संसद के लिए पहली बार चुने गए। 3 साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दूरसंचार मंत्री बनाया। 1980 में डॉक्टर शर्मा फिर लोकसभा में पहुंचे। महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यपाल पद पर शानदार काम करने के बाद 1987 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। 5 साल बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर थे। राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया। हर बड़ा देश उनके ज्ञान और कौशल का कायल था। देश की संविधान सभा को जब 50 साल पूरे हुए तो संसद के दोनों सदनों का खास संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संबोधित किया। उनका भाषण संसद के इतिहास में यादगार संबोधनों में से एक है। शिक्षा संस्थानों की क्वालिटी सुधारने और देश भर में उनका विस्तार करने के लिए डॉक्टर शर्मा को हमेशा याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 1999 को ये कद्दावर नेता दिल के दौरे की वजह से जिंदगी हार गया। केरल
केरल के एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रपति के शिखर पद पर पहुंचे के.आर. नारायणन का सफर बहुत आसान नहीं था। वो एक जाने माने शिक्षा शास्त्री थे, लेकिन एक पत्रकार, ब्यूरोक्रेट और राजनेता के तौर पर जहां भी रहे, उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। जब उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर काम करने का मौका मिला, तो सारे देश ने के.आर. नारायणन पर गर्व किया। उन दिनों केरल का एक कोट्टायम जिला त्रावणकोर रियासत का हिस्सा था। इसी जिले के एक गांव में नारायणन परिवार बेहद गरीबी में दलित मोहल्ले की एक झोपड़ी में रहता था। इसी में 27 अक्टूबर 1920 को कोचेरिल रमन का जन्म हुआ। कई बार स्कूल की फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई का सिलसिला टूटा, लेकिन सफर चलता रहा। त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी के साथ एमए किया। पढ़ाई की भूख खत्म नहीं हुई थी, लिहाजा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ने चले गए। लौटे तो त्रावणकोर यूनिवर्सिटी में 23 साल के नौजवान प्रोफेसर बन चुके थे। प्रोफेसरी करते करते पत्रकार बन बैठे। हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया। इस बीच देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। नेहरू जी के कहने पर भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन कर ली। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चीन, म्यांमार, अमेरिका और थाईलैंड समेत अनेक देशों में भारत के राजदूत रहे। 1979 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। 1984 में उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। केरल से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। देश के योजना, विदेश, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और औद्योगिक अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने। हर भूमिका में के.आर. नारायणन ने अपनी छाप छोड़ी। उनकी सेवाओं ने देश का मान बढ़ाया और इसी वजह से 21 अगस्त 1992 को वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 1997 डॉक्टर के.आर. नारायणन की एक और शानदार पारी की शुरुआत। वो देश के नए राष्ट्रपति थे। इस दौरान भारत ने अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई, लेकिन देश की राजनीति में एक बार फिर अस्थिरता का माहौल भी नजर आया। 2 बार लोकसभा भंग करने का फैसला उन्हें लेना पड़ा, मगर कभी भी उन पर कोई सवाल नहीं उठा। उनकी निष्पक्षता का सभी दलों ने सम्मान किया। कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने शिक्षा पर एक बार फिर अपना ध्यान केंद्रित किया। खामोशी से यह काम चल ही रहा था कि बीमारी की वजह से 9 नवंबर 2005 को दिल्ली के सेना अस्पताल में के.आर. नारायणन हमेशा के लिए कूच कर गए। सिफर से शिखर तक पहुंचने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी ख्याति राष्ट्रपति बनने से पहले ही 7 समंदर पार फैल चुकी थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम को मजबूती देने वाले डॉक्टर कलाम को इसी वजह से मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अपनी सक्रियता के चलते डॉक्टर कलाम हमेशा शिक्षण संस्थाओं और छात्रों के चहेते बने रहे। पंद्रह अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में जन्मा अब्दुल कलाम खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता या कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद DRDO ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह संस्थान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने कमाल कर दिखाया।
अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में आर वेंकटरमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकटरमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम करने को कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। उन्हें पहले पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल थी। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ और एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। $1997 का साल अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और शायद यही वजह है कि 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और इस महानायक ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो राजस्थान की राज्यपाल थीं। आइए देखते हैं जलगांव जिले के एक छोटे से गांव से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का उनका सफर। महाराष्ट्र के जलगांव जिले का नादगांव, यहीं पर 19 दिसंबर 1934 को नारायण राव के घर प्रतिभा पाटिल का जन्म हुआ। प्राथमिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई उन्होंने जलगांव से पूरी की। इसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री हासिल की। जलगांव की अदालत में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की। खेल में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस में उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए। 27 साल की उम्र में प्रतिभा पाटिल पहली बार कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर जलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और 1985 तक लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 1967 से लेकर 1985 तक महाराष्ट्र सरकार में प्रतिभा पाटिल ने आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1979 और 1980 के बीच उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 1988 से लेकर 1990 तक वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं। 1985 में उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया। अगले ही साल यानी 1986 में उन्हें राज्यसभा के उप सभापति की जिम्मेदारी मिली। आर वेंकटरमन जब देश के राष्ट्रपति चुने गए तो कुछ दिनों के लिए
उन्हें राज्यसभा के सभापति पद पर रहने का भी गौरव हासिल हुआ। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की वो अध्यक्ष रहीं। 1991 में अमरावती से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंची। लोकसभा में रहते हुए उन्हें आवास समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज है। जिस भी चुनाव में वो उतरी उन्हें हमेशा जीत हासिल हुई। 8 नवंबर 2004 को प्रतिभा पाटिल को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। 2007 तक वो इस पद पर रहीं। महामहिम राष्ट्रपति जी। 2007 में उन्हें देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल हुआ। I stand here today as the Republic's first servant, humbled by this experience. It will be my sincere endeavor to live up to the high expectations of all those who have chosen to elect me and to serve the best interests of the people of India. We must ensure that every section of our society, particularly the weak and the disadvantaged, are equal partners in and beneficiaries of the development process. 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक वो इस पद पर बनी रहीं। करीब 60 साल तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले प्रणब मुखर्जी को सम्मान से दादा कहा जाता है। अपनी योग्यता के बल पर वो एक शिक्षक से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। एक नजर प्रणब दा के जीवन सफर पर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराती में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। तारीख थी 11 दिसंबर 1935। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में कई बार जेल जा चुके थे। प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए किया और फिर वहीं से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपनी पारी शुरू की और बाद में वो पत्रकारिता में आ गए। भारत बंग साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनीति ही उनको ज्यादा रास आई। 1952 से 1964 के दौरान बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे, साथ में कांग्रेस के महासचिव भी, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में पहली बार उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। योग्यता और संगठन क्षमता के बूते वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीब आ गए। जल्द ही उन्हें उप मंत्री बनाया गया। 1973-74 के बीच उन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। 1982 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 1984 में दुनिया के बेजोड़ 5 वित्त मंत्रियों की सूची में उन्हें जगह मिली। 1980 से 1985 के बीच वो राज्यसभा में सदन के नेता रहे, लेकिन इसके बाद कुछ वर्षों तक राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो गए। 1991 में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में 1993 से 1995 के दौरान वो वाणिज्य मंत्री रहे और फिर विदेश मंत्री भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो 2004 से 2006 के बीच रक्षा मंत्री रहे और इसके बाद 3 साल के लिए फिर से विदेश मंत्री, और 2009 से 2012 के बीच वो वित्त मंत्री रहे। 1969 से वो 5 बार राज्यसभा और 2004 के बाद से लगातार 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी ने कई संस्थाओं के बनने में अहम भूमिका निभाई। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा भी उन्हीं की थी। नाबार्ड बनाने में भी प्रणब मुखर्जी का बड़ा योगदान रहा।
यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा भी खींची। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर अफ्रीकी विकास बैंक तक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो शामिल रहे। दुनिया ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके भाषण को ध्यान से सुना। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. लोगों से जुड़ाव के चलते उन्होंने खुद को महामहिम कहे जाने पर आपत्ति जताई। उनके कार्यकाल में जीएसटी की शुरुआत एक उल्लेखनीय कदम माना जा सकता है। There were apprehensions whether the task of fixing rates for thousands of items could be accomplished by the GST Council, given the wide variations across states. It is a tribute to the maturity and wisdom of India's democracy. प्रणब मुखर्जी को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। चौरासी साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। इस पद पर पहुंचने से पहले वो बिहार के राज्यपाल समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पेशे से वकील रामनाथ कोविंद एक ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के नजदीक पारोंख, जहां देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ। तारीख थी 1 अक्टूबर 1945। उनकी स्कूली और उच्चतर शिक्षा भी कानपुर में ही हुई। उन्होंने कॉमर्स में स्नातक किया, फिर कानपुर विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री हासिल की। इसके बाद 1971 में दिल्ली में वकालत शुरू की। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई। 1977 से 1979 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के अधिवक्ता रहे। 1978 में वे भारत के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। 1980 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता रहे। अप्रैल 1994 में वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने गए और मार्च 2006 तक लगातार 2 कार्यकालों के लिए वे राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वो अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 22 अक्टूबर 2003 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित किया। वो डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रबंधन बोर्ड और IIM कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी रहे। 8 अगस्त 2015 को उन्होंने बिहार के राज्यपाल का पदभार संभाला। कुलाधिपति के रूप में उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों के कामकाज में अनेक सुधार लागू किए और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू किया। साथ ही
कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता का समावेश भी किया। 2017 में वे राष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचन के बाद रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उन्होंने अत्यंत दूरदर्शिता और विनम्रता के साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाया। भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्होंने मई 2018 में विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र पर तैनात सैनिकों से मिलने के लिए सियाचिन के कुमार पोस्ट की ऐतिहासिक यात्रा की। 30 से ज्यादा देशों की राजकीय यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत के वैश्विक संपर्क का विस्तार करने के साथ वैश्विक पटल पर भारत की छवि का प्रसार भी किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्हें 6 देशों की ओर से वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी प्रदान किया गया। अपनी राजनीतिक सूझबूझ, दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों व आदर्शों के प्रति दृढ़ आस्था के लिए उन्हें सभी राजनीतिक दलों के नेता सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश हमारे राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।